हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल बाय नीलम। मेरा नाम नीलम भाटिया है और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मिस मत करना। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। बाय द वे, दिस इज द 16th वीडियो इन द सीरीज एंड दिस वीडियो इज अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन कॉल्ड एज डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। तो चलो शुरू करते हैं, अपनी अटेंडेंस लगा देना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, सबसे पहले ये समझो कि ये जो डॉक्ट्राइन है वो सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पर एप्लीकेबल है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज मतलब जो 26 जनवरी 1950 से पहले बने थे। तो अगर कोई लॉ 26 जनवरी 1950 से पहले बना, उसे हम प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बोलेंगे। अब ये डॉक्ट्राइन ये कहती है कि मान लो कोई ऐसा लॉ जो 26 जनवरी 1950 से पहले बना, फंडामेंटल राइट्स के साथ क्लैश कर रहा है, मतलब फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है, तो ये लॉ कंप्लीटली डेड नहीं होगा, कंप्लीटली वॉइड नहीं होगा, पर इसके ऊपर शैडो आ जाएगी, ये एक्लिप्स हो जाएगा, मतलब ये डोरमेंट हो जाएगा। अभी एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन ये डेड नहीं होगा। याद रखना, इट विल नॉट बी डेड बट इट वुड बी डोरमेंट। इसका मतलब वो अभी एनफोर्सेबल नहीं है, पर वो अभी मरा नहीं है। इट इज डोरमेंट एंड नॉट डेड। रिमेंबर, एप्लीकेबल ऑन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस। पूरी बात समझने के लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। अब बात यह है कि अगर बाद में हमने फंडामेंटल राइट्स चेंज कर दिए, मान लो क्लैश था, लेकिन वो क्लैश खत्म हो गया। कैसे खत्म हुआ? जब हमने फंडामेंटल राइट्स में कोई चेंज कर दिया और उस चेंज ने ये जो क्लैश था इसको कैंसिल कर दिया। अब क्योंकि कोई क्लैश रहा ही नहीं, तो ये जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था ये वापिस से जीवित हो जाएगा। दिस विल बी अलाइव अगेन, बिकॉज ये तो डेड था ही नहीं, ये तो डोरमेंट था, अभी के लिए चुप बैठा था, तो ये एक्टिव हो गया, एनफोर्सेबल हो गया। इट कम्स बैक टू लाइफ। वाई? बिकॉज नाउ द एक्लिप्स इज रिमूव्ड। कैसे रिमूव हुआ? when we have made some changes to the fundamental right itself। अब ये डॉक्ट्राइन क्यों दी गई और इसका प्रिंसिपल क्या है? तो ये डॉक्ट्राइन है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट फंडामेंटल राइट्स हमेशा प्रोस्पेक्टिव होते हैं, मतलब जिस दिन से दिए गए उस दिन से अप्लाई होते हैं, बैकडेट में जाकर अप्लाई नहीं होते। इसीलिए वो लॉ डेड नहीं होता, सिर्फ डोरमेंट होता है। अब आगे सुनो, क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इससे रिलेटेड कोई प्रोविजंस है? सो देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच इज आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 क्या कहता है, सुनिए। इफ देर इज अ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विच मीन्स बिफोर 26 जनवरी 1950 एंड इट इज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स, यानी वो फंडामेंटल राइट्स के साथ मैच नहीं हो रहा, उसको वायलेट कर रहा है, तो इट विल बी वॉइड टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी। इसका क्या मतलब हुआ? मान लो उस लॉ के 10 प्रोविजंस थे एंड आउट ऑफ दीज 10 प्रोविजंस 2 आर नॉट इन लाइन विथ फंडामेंटल राइट्स। सो सिर्फ और सिर्फ ये दो इनकंसिस्टेंट माने जाएंगे, रेस्ट 8 विल बी एप्लीकेबल। सो extent of inconsistency मतलब only to the extent that they are violating the fundamental rights, they'll be declared null and void. Otherwise, other 8 provisions will be very much applicable। 13 क्लॉज 2 क्या बोलता है कि अगर कोई नया लॉ है, मतलब वो लॉ जो 26 जनवरी 1950 के बाद बनाया गया, जिसको हम पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बोलेंगे, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग नल एंड वॉइड हो जाएगा। इट विल बी वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। प्लीज रिमेंबर, इस केस में हम डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स यूज नहीं करेंगे, बिकॉज आई रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स इज ओनली एप्लीकेबल to pre-constitutional laws, not to post-constitutional ones। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन पूछती हूँ, बताना। What about constitutional amendments? क्या आर्टिकल 13 की डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी आते हैं? यानी मेरा पूछने का मतलब यह है कि क्या मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जा सकती हूँ, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती हूँ? ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। 13 क्लॉज 1 क्या बोलता है? ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी, मतलब अगर दो क्लॉज गलत हैं, दो क्लॉज वायलेटिव हैं, तो सिर्फ वही कैंसिल होंगे, बाकी सारे एप्लीकेबल होंगे। रिमेंबर, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अगर है तो वो फ्रॉम डे 1 इनवैलिड हो जाता है, उसमें एक्लिप्स अप्लाई नहीं होता है। ऑसम। आगे सुनिए। अब एक बार सारी चीज रिवाइज करते हैं और इसको एक शेप देते हैं। सबसे पहली बात,
डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस। ऐसा जो लॉ है वो पूरी तरीके से नल एंड वॉइड नहीं होता, वो सिर्फ इनऑपरेटिव होता है, डोरमेंट हो जाता है, खत्म नहीं होता। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, अगर ये लॉ डोरमेंट है तो क्या ये नॉन सिटीजन्स पर अप्लाई हो सकता है? ये बात कहां से आई? हमें पता है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को मिले हुए हैं। अब मान लो ऐसा कोई फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ सिटीजन्स को मिला हुआ है और वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अगेंस्ट जा रहा है। उस केस में नॉन सिटीजन्स फिर भी उस लॉ से गवर्न हो सकते हैं क्योंकि उनके पास तो वो फंडामेंटल राइट है ही नहीं। अब एक बात और याद रखिए, अगर कल को हमने फंडामेंटल राइट ही बदल दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बैरियर ही हटा दिया, तो वो फिर से लाइफ में आ जाएगा क्योंकि वो डोरमेंट था, डेड नहीं था। बट अगर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है तो उस पे डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स एप्लीकेबल नहीं होती, वो डे 1 से इनवैलिड हो जाते हैं। इसको बोलते हैं वॉइड अब इनिशियो, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द स्टार्टिंग दे विल बी नल एंड वॉइड। और अच्छे समझ में आएगा जब एक रियल एग्जाम्पल लेंगे, केस लॉ लेंगे। दैट इज भीखाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1955। तो एक प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था, दैट इज सीपी एंड बिरार मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1947, जिसमें गवर्नमेंट ने ये बोला, जिसमें गवर्नमेंट के पास ये मोनोपोली थी कि वो ट्रांसपोर्ट कंट्रोल करेंगे। तो बेसिकली स्टेट ट्रांसपोर्ट वाज अ मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट। अब भाई फंडामेंटल राइट्स आए 26 जनवरी 1950 से, जिसमें आपको आर्टिकल 19(1)(g मिला, जिसने बोला आपके पास फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन है। तो अगर मेरे पास फ्रीडम ऑफ ट्रेड है तो ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट की मोनोपोली कैसे हो सकती है? तो ये जो पर्टिकुलर एक्ट है जो कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल था, ये एक्लिप्स हो गया, एक्लिप्स में चला गया, डोरमेंट हो गया। पर याद रखो डेड नहीं हुआ था। तो फिर क्या हुआ? फिर फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया 1951 में, जिसने फ्रीडम पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात करी। और इससे ये साबित हुआ कि अभी भी स्टेट की मोनोपोली हो सकती है क्योंकि ये एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। तो अब जब जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो क्लैश था, वही सॉल्व हो गया। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट और क्लैश सॉल्व हो गया, ये जो डोरमेंट एक्ट था ये अलाइव हो गया, क्योंकि ये तो एक्लिप्स हुआ था, डेड नहीं हुआ था। दिस फॉर यू माय डियर स्टूडेंट्स वाज डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। आई होप आपको समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप इट मेड सेंस टू यू। ना हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर एक क्विज करेंगे। सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई गिव यू अ लिंक टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। अगर आप ऑलरेडी कनेक्टेड नहीं है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, और वहां पे हम इसका एक 3 क्वेश्चन क्विज करेंगे, जस्ट टू चेक कि आपको ये डॉक्ट्राइन समझ आई है नहीं। तो चलो, आई सी यू ऑन द टेलीग्राम चैनल नाउ। टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।